हम लोग क्वथनांक का उन्नयन पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है हिमांक का अवनमन। इसका भी मतलब वही है कि वाष्प दाब में जब कमी होगी तो हिमांक घट जाएगा, वाष्प दाब में कमी होगी तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक का बढ़ना क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, हिमांक में कमी हिमांक का अवनमन कहलाता है। बिल्कुल कोरिलेट है, एकदम सेम दोनों, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। दोनों में सिर्फ मतलब उसका सिंबल चेंज होगा, बाकी सारे फार्मूले और सब कुछ मतलब एकदम बिल्कुल सेम है। अगर क्वथनांक का उन्नयन ध्यान से पढ़े होंगे तो क्वथनांक का अवनमन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं हिमांक का अवनमन। सबसे पहले हिमांक क्या है? किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। पहला तो ये डेफिनेशन हुआ, ये भी लिख सकते हैं, वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है। क्लियर? तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है, या ये वाला वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है उस द्रव का हिमांक कहलाता है। क्लियर? वही है सेम उसी टाइप का कि मतलब जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो द्रव है वो भी क्या बोलते हैं, वो भी गैस है और वायुमंडल में भी गैसें हैं, तो दोनों गैसों का वाष्प दाब बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी कोई पदार्थ पिघलता है तो दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए कहते हैं ना जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए डेफिनेशन है पहला वाला उसी के बेस पर कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। क्लियर? चलो देखते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ उसके हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, हिमांक में वाष्प दाब में कमी से क्वथनांक बढ़ रहा था, यहाँ हिमांक दाब कम होगा, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक भी कम होगा। हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहेंगे। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ माइनस विलयन का हिमांक टी एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ध्यान रखिएगा वहाँ पे क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, यहाँ उल्टा होगा, पहले विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, इसलिए कि यहाँ पे विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, अतः उस विलयन का द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब कम ताप पर ही एक दूसरे के बराबर हो जाता है, इसी कारण हिमांक में कमी होती है। क्लियर? बहुत कुछ समझना नहीं है, एकदम आसान है, अब बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से नंबर भी देता है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि विलायक तथा दो भिन्न भिन्न सांद्रण वाले विलयन 1 तथा विलयन 2 के वाष्प दाबों तथा हिमांकों के मध्य ग्राफ खींचें, हमें निम्नलिखित वक्र प्राप्त होगा। शायद पता चल रहा होगा कि इसमें क्या करना है ना, हमको हिमांक है, इसमें बस हमको दिखा देना है कि इसका जो हिमांक है विलायक का विलयन के हिमांक से ज़्यादा है, बस ग्राफ बना लेंगे देख के ऐसे ही। सबसे ज़्यादा किसका है, विलायक का, फिर विलयन का, फिर विलयन का, मतलब विलायक का हिमांक ज़्यादा दिखा रहा है और वाष्प दाब भी ज़्यादा है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब हिमांक में कमी होगी वाष्प में भी कमी होगी, वाष्प दाब में भी कमी होगी, अतः वाष्प दाब में अवनमन के समांक हिमांक में अवनमन भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। फिर ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो गया तो हिमांक का अवनमन भी क्या हो जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म।
प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि हिमांक का अवनमन डेल्टा TF भी तनु विलयन में उपस्थित विलय के मोललता के समानुपाती होता है। सेम वही वाला, बिल्कुल एकदम सेम, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। प्रयोगों द्वारा यह भी पाया गया है कि हिमांक का अवनमन डेल्टा TF भी तनु विलयन में उपस्थित विलय की मोललता के समानुपाती होता है, और वहाँ भी यही था। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि क्वथनांक का उन्नयन तनु विलयनों में उपस्थित विलय की मोललता के समानुपाती होता है। सेम वही डेल्टा TF समानुपाती स्मॉल m, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, वहाँ पे KBM, यहाँ पे KFM, जहाँ KF एक स्थिरांक है जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर। यदि किसी विलयन में विलय का द्रव्यमान W ग्राम, लिख लेते हैं ग्राम, वैसे आप याद रखिएगा, विलय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m तथा विलय का द्रव्यमान कैपिटल W ग्राम, ठीक हो, तो विलयन की मोललता W/m इंटू 1000/V W, ये फार्मूला होता है मोललता का, पढ़े होंगे तो शायद याद भी होगा। अतः समीकरण 1 से एक है, इसी में m की जगह पर ना ये पूरी वैल्यू रख देना। डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W/m इंटू W, स्मॉल m यहाँ अणुभार निकालना हो तो 1000 गुणे KF W/ डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, एकदम सेम, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। और इससे यहाँ पे एक और डिफिनीशन, वहाँ पे क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड निकल के आएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। यदि समीकरण 2 में W/m इक्वल टू n होता है ना मोलों की संख्या 1 मोल, तथा W इक्वल टू 1000 ग्राम हो, तो फिर वही चीज़, किसी विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन यानी कमी होता है वह उस विलायक का हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर। किसी निश्चित विलायक के लिए इसका मान भी क्या होता है, स्थिर होता है, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल, से उसी तरह से। अगला एक और, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक, तो मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए K इक्वल टू क्या रखेंगे, 10 इंटू KF, वहाँ क्या रख दें, K इक्वल टू 10 इंटू KB, डेल्टा TF इक्वल टू 100 इंटू K इंटू W/m इंटू W/m, 1 मोल हो तथा W इक्वल टू 100 ग्राम रखने पर फिर नया आ गया ये डिफिनीशन, किसका होगा, ये मोलर अवनमन स्थिरांक। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर। सेम उसी तरह का है, कोई बहुत कुछ समझना नहीं है। या 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के फर्स्ट पूछ रहा है हिमांक का अवनमन, सेकंड हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए KF का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, ये याद रख लीजिएगा, फिक्स होता है, ये भी चार्ट देख के पढ़ लीजिए। अब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, KF इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, W इक्वल टू विलय यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 45 ग्राम, स्मॉल m इक्वल टू एथिलीन ग्लाइकॉल विलय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, 2 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 16 इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। W इक्वल टू विलायक यानी जल का द्रव्यमान 600 ग्राम, डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, हम जानते हैं फार्मूला, हम फार्मूला जानते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W/m इंटू कैपिटल W, मान रखेंगे, आ जाएगा 2.25 केल्विन। अतः एथिलीन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन के हिमांक में अवनमन कितना होगा, 2.25 केल्विन। अब विलयन का हिमांक क्या होगा, हिमांक में कमी हो गई तो जल का हिमांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। अब कम करना है, मतलब ये माइनस कर देंगे, माइनस 2.25, जल का हिमांक कितना होता है 273.15 केल्विन, कितना हो जाएगा 270.90 केल्विन, ये आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई। यदि यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए KF का मान 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल है, मतलब वही है, 5 यूज कर देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके देखिएगा।
एक यौगिक ए के 0.816 ग्राम बिलियन में 7.5 ग्राम बिलियन को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। यदि बेंजीन का मोलल हिमांक का अवनमन स्थिरांक 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल तथा हिमांक 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मतलब ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा एक दो बार क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ये 1.136। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसी विलयन का हिमांक क्या होगा? जल के लिए के बी इक्वल टू इतना मोलर। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले, तो बिल्कुल समझ लीजिए चैलेंज है आप लोगों के लिए। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो फिर सॉल्व करके जहाँ फंसेगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे आइएगा लिख के पूरा कंप्लीट कैसे कैसे सॉल्व किए हैं, तो उसका मतलब कि एक फ़ोटो खींच के या स्क्रीनशॉट ले करके जो मतलब बनाइएगा, मतलब सॉल्व करिएगा और देख लीजिएगा कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो थोड़ा मेहनत करेंगे, दिमाग लगाइए, आ जाएगा। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, सबसे ईजी है, दोनों से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो एक टॉपिक है हमारा, जैसे कि मतलब एग्ज़ाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो IIT नीट क्योंकि पॉलीटेक्निक के भी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं आप लोग, तो उसके बेस पर एक फार्मूला कुछ है लिखवा दे रहे हैं, उसकी यहाँ ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है, इसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, लेकिन इसी में हम ऐड करने जा रहे हैं, तो देख लीजिए इसको भी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान किसी विलायक के लिए निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। Kb इक्वल टू R इंटू TV का स्क्वायर कैपिटल M 1000 डेल्टा वेपोराइजेशन H, ये फार्मूला होता है कभी कभी Kb निकालने के लिए। अगर मान लो क्वथनांक दिया हो और वाष्प दाब की एंथैल्पी दी हुई हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ कैपिटल R गैसीयतांक है, जानते हैं गैसीयतांक। TB विलायक का क्वथनांक है, डेल्टा वेपोराइजेशन H विलायक की मोलर वाष्पन एंथैल्पी पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में। M विलायक का मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल M विलायक का मोलर द्रव्यमान। अगर ये सब दिया हुआ हो तो ये फार्मूला यूज करके Kb कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा वेपोराइजेशन H के स्थान पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कैपिटल R जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में तथा LV जूल प्रति ग्राम या जूल प्रति मोल में हो तो ये फार्मूला यूज होता है। Kb इक्वल टू R TB स्क्वायर 1000 गुणा LV। अगर दिया हो किसमें, जूल प्रति किलोग्राम में, ठीक है। जूल प्रति मोल में होगा तो सिर्फ क्या करना है, उसके मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देना है, ये फार्मूला होता है। फिर है यदि K कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में तथा LV कैलोरी प्रति या कैलोरी प्रति मोल में हो तो सेम यही फार्मूला होता है, कोई मतलब अंतर नहीं आता। Kb इक्वल टू R TB स्क्वायर 1000 LV कैलोरी प्रति ग्राम में हो, मोल में हो तो M से हो जाता है, ठीक है। ये Kb के लिए तो सेम यही फार्मूला हम Kf के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिखा है हिमांक का अवनमन स्थिरांक Kf की गणना करने के लिए उपरोक्त सूत्र में Kb के स्थान पर Kf, TB के स्थान पर Tf, डेल्टा वेपोराइजेशन H के स्थान पर डेल्टा फ्यूजन H तथा LV के स्थान पर LF का प्रयोग करते हैं। बस वही रख दोगे, नया फार्मूला बनेगा, बना लेना आप लोग। एक न्यूमेरिकल है, शायद समझ में आए तो कर लीजिएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शक्कर के 1 ग्राम अणु के विलयन का वाष्प दाब 5 वायुमंडल है। विलयन को तनु मानते हुए हिमांक की गणना कीजिए। गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, R इक्वल टू 0.0819 लीटर डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। वाष्प दाब इतना दिया, वायुमंडल कैलकुलेट करना है, देखिएगा आता है कि नहीं आता है, क्या होता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे सॉल्व हो जाएगा। सबके लिए नहीं है, जिसको पढ़ना होगा अच्छे से देख लेगा इस पर, मतलब ये भी फार्मूला होता है Kb और Kf निकालने के लिए, ठीक है। तो अगला चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है, क्या बोलते हैं, परासरण दाब। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी है, कुछ टर्म, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पद हमको जानना है। टर्म झिल्लियाँ, झिल्ली किसे कहते हैं, मेम्ब्रेन्स।
किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। जानते हैं जनरल देहाती भाषा में भी। झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। कोई झिल्ली है, सारे पार्टिकल्स आर पार हो गए उसके, कुछ भी छान रहे हो तो कुछ बच नहीं रहा है, सब आर पार निकल जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। लिखा है ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन की किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते और पारगम्य झिल्लियाँ कहलाती। एक है कि पूरा आर पार निकल जा रहा है, एक है बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो बिल्कुल नहीं निकलेगा तो अपारगम, निकल गया तो पारगम। तो अगला है अर्धपारगम्य झिल्लियाँ। ये इसी से हमको मतलब है। सभी ऐसी झिल्लियाँ जिनमें केवल विलायक के कण या अणु निकल सकते हैं परंतु विलेय के अणु नहीं निकल सकते, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। ये क्वालिटी है इसकी। अर्धपारगम्य झिल्ली की क्वालिटी है कि अगर किसी सोल्यूशन को उसमें से गुजारा जाए तो सिर्फ विलायक के पार्टिकल्स आर पार जाते हैं, विलेय के पार्टिकल्स आर पार नहीं जाते हैं। क्लियर? ये डिफिनीशन। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ प्रायः जीवित वस्तुओं में भी पाई जाती हैं, जैसे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, सेलफोन, कोलोडियन, जंतु और वनस्पति कोशिकाओं के आवरण, बकरे का आमाशय सबसे मतलब कि एग्जाम्पल है नेचुरल के रूप में। तो 100% तो नहीं होता है लेकिन माना जाता है बकरे के आमाशय को सबसे ज़्यादा अर्धपारगम झिल्ली। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम फास्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलुलोज नाइट्रेट, ये भी मतलब कि ये मैन मेड है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे मतलब सुटेबल अच्छा काम करने वाला होता है हमारा कॉपर फेरोसाइनाइड, इसलिए इस पर ऐसे निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये झिल्ली के बारे में जान गए हम थोड़ा सा। अब एक टर्म आता है डिफ्यूजन, विसरण जानेंगे। विसरण किसे कहते हैं? तो विसरण तो पढ़े थे, गैस का विसरण होता है, इसी तरह विलयन में भी विसरण होता है। विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं। मतलब विलेय के अणु, विलयन के अणु सब आपस में एक दूसरे की तरफ क्या आते जाते रहते हैं चारों तरफ, उसी को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। जैसे गैस में सारे मॉलिक्यूल से एक दूसरे में मिक्स हो गए, किसी को विसरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा विलयन है, इसमें थोड़ा सा मतलब विलायक के कण भी चलेंगे, विलेय के कण भी चलेंगे, लेकिन कौन किधर जाएगी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विलेय का विलायक में विसरण एक दोहरी क्रिया है। इसमें विलेय के अणु विलायक में ऊपर की ओर चलते हैं, ध्यान रखिएगा। विलेय के अणु विलायक में ऊपर की ओर चलते हैं, अब विलायक के अणु विलयन में नीचे की तरफ चलते हैं। विलायक के अणु नीचे की ओर, विलेय के अणु ऊपर की ओर चलते हैं। अगर दिखाएंगे हम उसको फिगर से, चलते चलते क्या होता है, इससे एक समान सांद्रण का विलयन प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा, ये विलेय के अणु ऊपर जा रहे हैं, ये वाले जो ये खाली वाले हैं ये विलायक के अणु ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो यही है विसरण, ऐसा ही होता है। हमको विसरण से कोई खास अंतर नहीं, कभी कोई पूछता है विसरण और परासरण में अंतर क्या है, तो अंतर भी हम बता देंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 2 ही टॉपिक, विसरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं। तो अगली डिफिनीशन हमारी होगी परासरण की, कि परासरण किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर जाने लगते हैं। विलयन है, विलायक है, दोनों के बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी तो क्या होगा? हम जानते हैं कि विलायक के कण ही सिर्फ और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जा सकते हैं। तो होता क्या है, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर जाने लगते हैं। यदि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, 2 विलयन हैं, दोनों की सांद्रता अलग अलग है, दोनों के बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी तो क्या होगा? विलयनों को पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन, ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन, विलायक की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो कम सांद्रता वाले यानी तनु विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों विलयनों का सांद्रण बराबर न हो जाए। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? परासरण। अतः शार्ट में एक डिफिनीशन होगा, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह या स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह या स्वतः प्रवाह
परासरण कहलाता है। फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा मान लीजिए सॉल्यूशन है, नीचे वाला सांद्र विलयन है, ऊपर वाला तनु विलयन है, ठीक है। दोनों के बीच में ये जो रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये अर्धपारगम में झिल्ली लगी हुई है। तो तनु विलयन में विलायक अधिक होता है, विलायक की मात्रा सांद्र विलयन में कम होता है। हमेशा याद रखिएगा, तनु से सांद्र की ओर प्रवाह होगा विलायक के कणों का। तो ये रेड वाला है ना, ये विलायक के अणु है, ये आर पार निकल गए। ये सांद्र में ये विलेय के अणु है, तो निकल नहीं रहे, जा रहे हैं वापस इसी में वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। अब इसका परासरण दाब पढ़ना है, तो उसको फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।